तो हाँ भाई, करें शुरू। तो फाइनली हमारे हाथ लग चुका है सैमसंग फ्लिप 4 और इस बार भी लास्ट टाइम की तरह अपने अपने पड़ोसी की किडनी निकलवा लो, क्योंकि फिर से सैमसंग का फोन आईफोन से महंगा है लास्ट टाइम की तरह। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो मैंने सोचा Q9 का एक मस्त कंपैरिजन लाया जाए दोनों में लड़ाई करवा के। तो अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। अब सैमसंग के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये फोन फोल्ड हो जाता है, जो कि आईफोन नहीं हो पाता। और इस बार जो हिंजेस हैं वो भी इंप्रूव करी गई हैं और बीच में जो गड्ढा मिलता है ना, क्रीज, वो भी काफी कम देखने के लिए मिला लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अभी के लिए। अब अभी के लिए इस वजह से क्योंकि मैंने दो फ्लिप बाय किए थे लास्ट टाइम, एक पहले बाय किया था, एक बाद में बाय किया था, और विद टाइम वो ढीला हो गया था। और नए वाले से जब मैंने कंपेयर किया मुझे अच्छा खासा नोटिस हुआ डिफरेंस। बाकी मेरे पास फोल्ड है और फोल्ड को मैं ज्यादा अनफोल्ड भी नहीं करता हूं, और इसके बाद भी जो बीच की क्रीज है ना वो बिल्कुल गड्ढे में वो जा चुकी है। एंड सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मेरे को लगती है फोल्ड और फ्लिप के अंदर, वो है जो स्क्रीन गार्ड आपको मिलता है उसे भी आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपने रिमूव करा तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। और पहले तो प्री बुकिंग जिसने करी थी ना फ्लिप फोल्ड की, उसको 2000 रुपए में जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट है वो मिल रही थी 1 साल के लिए, लेकिन अब तो ये बढ़ाकर 6000 रुपए की कर दी गई है। तो ये मेरे को वर्थ नहीं लग रहे 6000 रुपए। बात तो सही है। हालांकि फ्लिप 4 में एक कमाल की चीज है कि इसका जो साइड का फ्रेम है वो इंप्रूव कर दिया गया है। अब रेंडर्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, लेकिन रियलिटी में मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है। हालांकि यहाँ पर एल्यूमिनियम ही है जैसे कि आईफोन के अंदर मिलता है, बट आईफोन से ज्यादा तगड़ा है क्योंकि यहाँ पर पेंट नहीं छूटेगा। और मेरे आईफोन 13 का ना पेंट छूटना स्टार्ट हो गया है, और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्लिप भी यूज करा है और फोल्ड भी मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ। 1 साल हो गया है इस फोन को, और इसमें मेरे को अभी तक ऐसा कोई इशू नोट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरे को जो सैमसंग का फ्रेम है वो ज्यादा तगड़ा लगा। बाकी सैमसंग के डिजाइनर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, भाई ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और इन हैंड फील में ना दोनों ही फोन में डिफरेंस है, क्योंकि आईफोन 6.1 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आता है, तो वहीं पर जो सैमसंग है वो 6.7 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आता है, और ये पतला भी फोन है आईफोन के कंपैरिजन में। बाकी वेट में इतना बड़ा कोई डिफरेंस नोट नहीं हुआ मेरे को, दोनों का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी कमाल का है। बस जो फर्क है वो एस्पेक्ट रेशियो के अंदर है। अब यहाँ पर आप चाहे तो फ्लिप को ना फोल्ड करके छोटा सा फोन भी बना के यूज कर सकते हो और उसे पॉकेट में रख के घूम सकते हो, लेकिन मेरे को ना थोड़े प्रैक्टिकल कम लगते हैं एज कंपेयर टू फोल्ड, क्योंकि फोल्ड में मैं बाहर वाली डिस्प्ले को मस्त तरीके से यूज कर सकता हूँ, मतलब अनफोल्ड करने की ज्यादा नीड नहीं है। वहीं पर फ्लिप को मेरे को जब भी यूज करना है मेरे को उसे बार बार अनफोल्ड करना ही होगा। बाहर की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले दी है जिस पर आपको यह पता लग जाएगा कि आपको कौन मैसेज कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, और अगर आप बाहर वाली डिस्प्ले से अपनी कॉल को अटेंड करते हो तो वो लाउड स्पीकर पर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को आईफोन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, और दूसरा रीजन भी है क्योंकि ये आईपी रेटिंग के साथ आता है मस्त वाली, और सैमसंग फ्लिप जो है वो एक मैकेनिज्म के साथ आता है। हालांकि ये वाटर रेजिस्टेंट है, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्लिप हल्के से पानी से खराब हो गया, और पर्सनली मैंने आईफोन को ना पानी में डुबो के नहाया, फिर भी भाई मस्त चल रहा है। तो मेरे को आईफोन ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है डे टू डे यूजेज में। बाकी डिजाइन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर जाएगा कि आपको आईफोन का डिजाइन पसंद है या सैमसंग का, बट पर्सनली बताऊं तो मुझे सैमसंग का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, और ऊपर से विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ आता है, और आईफोन में कस्टम कॉर्निंग ग्लास दिया गया है बैक पर। हालांकि दोनों ही टफ है, लेकिन विक्टस प्लस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा अच्छी मिलती है। तो इनोवेशन के मामले में, डिजाइन के मामले में तो भाई सैमसंग किल कर जाता है एप्पल को, लेकिन आईफोन 13 ज्यादा प्रैक्टिकल फोन है। और इसके पीछे एक रीजन और है, वो है डिस्प्ले। यहाँ पर आईफोन में ना आपको फ्रंट में ग्लास दिया गया सिरेमिक शील्ड। अब इस पर स्क्रैच तो लग सकते हैं, लेकिन ये नेल से ना डैमेज नहीं होगा। वहीं पर सैमसंग की डिस्प्ले फोल्ड होती है, तो यहाँ पर प्लास्टिक लगा कर दिया इन्होंने, हालांकि इसे ग्लास भी बोल देते हैं बहुत से लोग। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब आप गेमिंग वगैरह करोगे और आपका नेल हल्का सा भी ज्यादा अंदर चला गया ना, तो परमानेंट डैमेज हो सकती है डिस्प्ले, तो आपको तगड़ा चूना लग जाएगा। बाकी ऐसे नहीं है सैमसंग के पास सिर्फ डिसएडवांटेज है डिस्प्ले में, इसके पास बहुत बड़ी एडवांटेज भी है। लाइक इसमें पंच होल मिलता है और आईफोन के अंदर नोच दी गई है, और मेरे समझ नहीं आ रहा एप्पल कब सुधरेगा। आईफोन 14 के अंदर भी नोच आने वाली है, तो कौन ही खरीदेगा उसे? हालांकि अपने को तो वीडियो के लिए खरीदना पड़ेगा ना। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्ले दोनों फोन शेयर करते हैं वो सेम ही है, बट अलग अलग मार्केटिंग टर्म यूज करती है कंपनियां। सैमसंग बोलता है फुल डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल, और एप्पल बोलता है सुपर रेटिना XDR OLED पैनल। दोनों फुल HD डिस्प्ले है। HDR10 और डोल्बी विजन की शक्ति मिलती है आपको आईफोन के अंदर, और HDR10 प्लस की मिलती है सैमसंग के अंदर। बट यहाँ पर जो सैमसंग के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है वो हाई रिफ्रेश रेट, और नो डाउट भाई 120 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज के कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ फील होता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फ्लिप 3 के कंपैरिजन में फ्लिप 4 में जो 120 हर्ट्ज है वो ज्यादा स्मूथ परफॉर्म करता है। बट यहाँ पर एक चीज है, लाइक एप्पल के पास भले ही हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, बट जो सिस्टम ऐप की एनिमेशन है वो 120 हर्ट्ज को सीधा टक्कर दे देती है। जो फर्क नोट होता है वो स्क्रॉलिंग के टाइम पर ही नोट होगा आपको। और अब एक छोटा सा एग्जांपल उन लोगों के लिए जो कि ऑन पेपर चीजों में बिलीव करते हैं। यहाँ पर अगर ऑन पेपर देखें ना तो सैमसंग की डिस्प्ले कमजोर है आईफोन के कंपैरिजन में, और दोनों के पास ही जो निट्स में पीक ब्राइटनेस मिलती है वो 1200 निट्स की है। बट जब हमने ऑन पेपर को साइड करके रियलिटी में टेस्ट करा तो सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट परफॉर्म कर रही थी HDR कंटेंट स्ट्रीम करते टाइम,
डिजाइन और ज्यादा अच्छी डिटेल्स मिल रही थी। तो हर बार ऑन पेपर पर बिलीव मत किया करो। हालांकि जो थोड़ी सी डिसएडवांटेज है सैमसंग के डिस्प्ले के पास वो है इसका एस्पेक्ट रेशियो। जब आप फुल स्क्रीन पर कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो साइड साइड से थोड़ा सा एरिया कट हो जाता है। तो अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके हटे और एक बात तो भूल ही गए, लाइक इंडोर के अंदर भले ही सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट हो, लेकिन आउटडोर जाते ही ना सैमसंग काफी जल्दी गर्म हो जाता है गुस्से में, और ऊपर से इसकी ब्राइटनेस मेजरली ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से आईफोन की डिस्प्ले आउटडोर में ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस के साथ मिलती है। और डिस्प्ले में एक और एडवांटेज है सैमसंग के पास, इसमें आपको फ्रंट में भी एक और डिस्प्ले दी गई है 1.95 इंच की। हालांकि इस डिस्प्ले में आप सिर्फ ये देख सकते हो आपको कौन कॉल कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, और जैसे मैंने बताया बाहर से अटेंड करोगे तो लाउड स्पीकर पर लग जाएगा आपका फोन। हालांकि ये जो फ्रंट में डिस्प्ले है ये सैमसंग की वॉच की डिस्प्ले मान सकते हो, और इसके अंदर जो वॉलपेपर है वो भी वही मिलते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोनों इंडस्ट्री लीडिंग स्मार्टफोन कंपनीज हैं और दोनों के अंदर ही चिपसेट बिल्कुल फ्लैगशिप वाला मिलता है। तो कौन हेड ऑन उसकी बात करते हैं। तो सैमसंग के अंदर आपको 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया है, तो आईफोन के अंदर A15 बायोनिक प्रोसेसर दिया है। और हर बार की परंपरा की तरह हमने इस बार भी दोनों की ब्राइटनेस अप करके दोनों के अंदर Antutu स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेम्परेचर सैमसंग का ज्यादा था और रूम टेम्परेचर हमारा था 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में भाई सैमसंग आगे निकल गया सीपीयू के मामले में, लेकिन जीपी में फिर से दोनों में काफी तगड़ा कंपटीशन हुआ और एंड होते होते ना दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही स्कोर आया। हालांकि 1-2 सेकंड पहले सैमसंग ने स्कोर शो कर दिया था। अब यहाँ पर स्कोर को हम कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे, एक iOS का Antutu है और एक एंड्रॉइड का Antutu है, बट यहाँ पर जो हमने ऑल ओवर एक्सपीरियंस करा वो प्रोसेसिंग थी, एंड प्रोसेसिंग में दोनों ही कमाल परफॉर्म कर रहे थे। बाकी यहाँ पर जो टेम्परेचर था आईफोन का कम था, और इस बार भी भाई सैमसंग का टेम्परेचर ज्यादा नोट हुआ। मतलब 8+ Gen 1 के मैंने बहुत सारे फोन यूज किए हैं और उनसे 1-2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा ही है इस बार भी सैमसंग का। तो सैमसंग कूलिंग सिस्टम की जगह हीटर डाल के देता शायद। अबे साले। और जैसे मैंने बताया था Antutu के टाइम पर जो जीपीयू आईफोन का अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो वो कहां पर अप्लाई होगा। तो हमने दोनों के अंदर वीडियो रेंडरिंग करी एंड यहाँ पर जो फाइल डाली ना 4K फाइल थी 10 बिट 60 FPS वाली, जिसमें भी आप मेरे को देख रहे हो ना बिल्कुल वही कैमरे की फाइल थी। और यहाँ पर 12-12 फाइल डाल के सेम सेटिंग पर एक्सपोर्ट किया। और भाई यहाँ पर आईफोन ने जो एक्सपोर्ट है वो काफी जल्दी कर दिया सैमसंग के कंपैरिजन में, और यहाँ पर मेजर डिफरेंस नोट हुआ। तो इन जगह पर A15 बायोनिक अच्छा परफॉर्म करता है। और जीपीयू का एक जगह पर काम और है, वो है गेमिंग। अब गेमिंग में ना दोनों के अंदर सेटिंग्स काफी कमाल की मिलती हैं, सेम ही मिलती हैं। एपेक्स गेम खेला हमने क्योंकि BGMI तो जा चुका है ना, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पर दोनों के अंदर जो सेटिंग्स है सेम है। लेकिन सैमसंग के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है ग्राफिक्स रेंडरिंग। या तो ये कह लो कि फोन अभी आया ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, बट यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो एक तो मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स काफी नोट हुए, और जो ग्राफिक्स रेंडरिंग है उसमें बहुत ही टाइम लेता है सैमसंग फ्लिप 4। तो मेरे को लगता है ये फोन अभी तो गेमिंग के लिए नहीं है, और मैं फ्यूचर के लिए भी रिकमेंड नहीं कर सकता, भले ये इसको ऑप्टिमाइज कर दें, क्योंकि नेल से भी ना गेमिंग के टाइम पर आपका फोन की स्क्रीन डैमेज हो सकती है। तो सैमसंग ने 8+ Gen 1 डाल के काफी तबाही मचा दी है, और इस बार A15 बायोनिक के कंपैरिजन में मेरे को काफी कम डिफरेंस नोट हुआ 8+ Gen 1 में। अब आई नो काफी सारे लोग कैमरा कंपैरिजन का वेट कर रहे होंगे, तो वो वाला पार्ट खिसका के हमने पीछे कर दिया है, हमें भी तो वॉच टाइम चाहिए। बट उससे पहले मैं कुछ ज्ञानी लोगों से बात पूछना चाहता हूं कि भाई जब 45,000 रुपीज का फोन आपको एक मेन कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड और एक मैक्रो कैमरा सेंसर देता है, तो मैक्रो कैमरा सेंसर पे क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर 80,000 रुपए के फोन है दोनों, फ्लिप और आईफोन, दोनों के अंदर सिर्फ 2 ही कैमरा मेन है, यहाँ पर टेलीफोटो नहीं दिया गया। तो यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म करो, क्योंकि वहां पर एक एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा निकाल के आपको सिर्फ मैक्रो दे रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो 80,000 वाले फोन पे भी करो, 45,000 वाले फोन पे ही नहीं। ये भी ठीक है। खैर इन चीजों को साइड करके अब दोनों के कैमरा कंट्रोल सी और कंट्रोल भी है, क्योंकि दोनों में 12-12 मेगापिक्सल का मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है। बट यहाँ पर सेंसर्स अलग हैं, क्योंकि आईफोन में आपको सोनी के कस्टमाइज कैमरा सेंसर दिए हैं और सैमसंग के अंदर दिए गए हैं सैमसंग के खुद के कैमरा सेंसर, और दोनों के अंदर OIS दिए गए हैं। स्टेबलाइजेशन दोनों की अच्छी है, बाकी सैमसंग थोड़ा चमकाने पर फोकस करता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मतलब सैमसंग को ना डायनेमिक रेंज डिटेल्स पर काम करने की जरूरत है, और एप्पल इसमें अनबीटेबल परफॉर्म कर रहा है। और इसको ना मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक डीप में मैं दोनों का कैमरा कंपैरिजन लाऊंगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको इन दोनों फोनों के साथ किस तीसरे फोन का कैमरा कंपैरिजन चाहिए। बाकी अपोजिट लाइट सैमसंग की डायनामिक रेंज बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और दोनों ही जब पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर भले ही एज डिटेक्शन सैमसंग का अच्छा है, लेकिन ऑल ओवर जो वीडियो क्वालिटी आईफोन की ज्यादा अच्छी लगी। सैमसंग ने काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ही कर देता है वीडियो को, और ओवर शार्पनिंग भी मिलती है जैसे कि प्रीवियस सीरीज के अंदर मिलती थी। इसके अलावा हमने फोटोज भी कैप्चर करी है, सैमसंग के अंदर ना सैचुरेशन थोड़ी हाई मिलती है, आईफोन काफी क्लोज टू नेचुरल कलर शो करता है। और ह्यूमन स्किन टोन पर मेरे को सैमसंग थोड़ा अजीब लगा, मतलब आईफोन थोड़ा ब्लू टोन रखता है तो सैमसंग रेडिश टोन रखता है।
जाता है। देखो यहाँ पर पर्सनली मुझे जो ऑरेंज स्किन टोन है सैमसंग का वो पसंद नहीं आया, बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता आपको कौन सा स्किन टोन अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पर डिटेल्स भाई सैमसंग के पास ज्यादा अच्छी है, भले ही 2 मेगापिक्सल मिलता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का इक्वल है, फर्क आता है तो कलर में। एंड इंडोर के अंदर जो शटर स्पीड है भाई आईफोन की स्टिल अभी भी अच्छी है, इतिहास गवाह है, पहले से ये चीज देखने के लिए मिल रही है। और सैमसंग ने इंडोर में कभी कभी चमकाने पर ज्यादा फोकस करता है, बट पर्सनली इंडोर के अंदर मेरे को काफी मिक्स रिजल्ट मिले, कभी आईफोन अच्छा लग रहा था कभी सैमसंग। और अगर आप लो लाइट के अंदर फोटो कैप्चर करोगे तो सैमसंग ज्यादा ब्राइट दिखाता है, लेकिन जो फेस है अगर आप ह्यूमन की फोटो कैप्चर करते हो तो बहुत ज्यादा ओवर शार्पनिंग मिलती है इसमें, और ये लास्ट टाइम भी हमने नोट किया था। बाकी लो लाइट के अंदर सैमसंग का कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है आईफोन के कंपैरिजन में। और दोनों के अंदर ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, काफी मिक्स रिजल्ट से। सैमसंग के अंदर सैचुरेशन हाई और ब्राइटनेस ज्यादा है, वहीं पर आईफोन में आपको बैलेंस कलर मिलते हैं। डायनेमिक रेंज में सैमसंग स्लाइटली अच्छा है, तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में थोड़ी सी एज ले जाता है सैमसंग। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरास की बात कर ली जाए, इसमें डिफरेंस है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल भी करा है, क्योंकि आईफोन में 12 मेगापिक्सल का है और सैमसंग में 10 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो सैमसंग की डिस्प्ले भाई धुंधली हो गई थी, मतलब काली हो गई थी, जिसकी वजह से हम डिफरेंस अच्छे से नोट नहीं कर पाए थे। बट इस बार जो वीडियो क्वालिटी है भाई काफी एज टू एज कंपटीशन दे रही है सैमसंग की, मतलब मैं कह सकता हूँ सैमसंग ने पहली बार आईफोन को फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी में टक्कर दी है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर जैसे बैक कैमरे में मिला था, सैमसंग भाई ओवर शार्पनिंग कर देता है। आईफोन के अंदर जो ऑल ओवर स्किन टोन है वो अच्छा है, बट एज डिटेक्शन सैमसंग का ज्यादा फाइन है। और फोटोज के अंदर ना काफी मिक्स रिजल्ट है, अगर आप नॉर्मल मोड में फोटो कैप्चर करोगे तो आईफोन का स्किन टोन ज्यादा अच्छा लगता है, इवन डिटेल्स भी आईफोन के पास स्लाइटली बेटर है। 12 मेगापिक्सल के एडवांटेज, दोनों बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगाओगे एज डिटेक्शन दोनों का ही कमाल का है, लेकिन आईफोन क्या करता है ऐसा कर देते हैं जैसे आप हल्दी लगा के आए हो, तो वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। इस मामले में मेरे को सैमसंग ज्यादा अच्छा लगा परफॉर्म करता हुआ। और इंडोर के अंदर तो भाई सैमसंग किल कर जाता है, ज्यादा अच्छी डिटेल, ज्यादा अच्छी शार्पनेस मिलती है और कलर्स भी मेरे को ज्यादा अच्छे लगे। और लो लाइट के अंदर भी सेम ही सीन है। और हर बार की तरह भाई जैसे मैं बताता हूँ आईफोन का फ्रंट कैमरा सैमसंग से थोड़ा सा कमजोर ही रहता है, वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिला। तो ऑल ओवर भाई कैमरे में सीन सिंपल सा है कि काफी मिक्स रिजल्ट है। अगर आप फ्लिप भी लेते हो या आईफोन भी लेते हो आपको दोनों की कैमरा एज टू एज परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। बस जो आईफोन के पास एडवांटेज आ जाती है वो भाई वीडियो के अंदर ही है, वीडियो में जो क्वालिटी मिलती है ना आईफोन की वो नेक्स्ट लेवल है। और सैमसंग को अपने मेन कैमरा के कलर्स थोड़े से इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी सैमसंग में मेरे को जो आईफोन कंपैरिजन में 2 कमियां लगी, एक है स्पीकर्स, यहाँ पर दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं। पहले आप साउंड सुनिए। तो सैमसंग ना काफी फ्लैट टोन देता है और वहीं पर आईफोन काफी रिच साउंड देता है। तो आईफोन के स्पीकर्स बहुत ही ज्यादा लाउड लगते हैं सैमसंग से। और दूसरा जो सैमसंग के हैप्टिक्स हैं वो स्प्रिंगी वाले मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको वेरिएशंस काफी ज्यादा मिल जाती हैं, लेकिन आईफोन के हैप्टिक्स स्टिल ज्यादा अच्छे हैं अभी भी। और बैटरी की बात करें तो बैटरी में यहाँ पर दोनों के बीच में ना अराउंड 400 mAh का फर्क है। सैमसंग ऑफर करता है 3700 mAh की बैटरी, तो आईफोन करता है 3240 mAh की बैटरी। और चार्जिंग भी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाती है। बाकी मैंने अभी तक ना फ्लिप को कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं करा है, ना ही कंप्लीट चार्ज करा है, तो बैटरी बैकअप का सीन अभी जितना मैं यूज कर रहा हूँ मेरे को ऑलमोस्ट सेम से ही परफॉर्म करते लग रहे हैं। और फ्लिप का बैटरी बैकअप लास्ट टाइम से इंप्रूव हुआ है जितना मैं देख रहा हूँ। बाकी जो अच्छे से मैं बैटरी बैकअप बताऊंगा वो अपने रिव्यू के अंदर बताऊंगा। तो फ्लिप 4 के रिव्यू के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी और भी वीडियो बनाते हैं मस्त मस्त, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताना आपको फ्लिप 4 अच्छा लगा है, आईफोन 13 अच्छा लगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे एक प्रैक्टिकल फोन लेना है तो यहाँ पर मैं ऑब्वियसली आईफोन 13 रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल फोन है। वहीं पर आपको एक ऐसा सेकेंडरी फोन चाहिए और आपको शोशाबाजी के लिए फोन चाहिए तो नो डाउट फ्लिप उसके लिए परफेक्ट है। बस इसकी डिस्प्ले से मेरे को शिकायत है भाई बीच में टूट ना जाए, और अब तो इन्होंने इंश्योरेंस भी महंगा कर दिया है। तो कैसे दिन आ गए, पहले आईफोन को शोशाबाजी के लिए खरीदते थे, अब सैमसंग के फ्लिप फोल्ड को खरीदेंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।